ये इज्जत और बेइज्जत, क्योंकि इनकी बेइज्जती तो होती ही नहीं है पूरी, यानी इनकी उतार दिया है, इज्जत ही उतार दिया है सबने, इनको बेइज्जती लगती नहीं है। इतना प्रधानमंत्री को गाली कभी 70 साल में नहीं दी गई भाई साहब। सीट पे रहते हुए कोई प्रधानमंत्री इतना, और ये रोता है उसका कि मेरी देखो मैं कैसा आया था। भैया चाय बेचता था, देश थोड़ी बेचने के लिए बोला यार तेरे को। तो ये सब जो है इनको नहीं लगता है, ये खतरे की नौटंकी करते हैं। एक तरफ खतरा बोलते हैं, फिर नौटंकी करके करते हैं। ये अधिकार को भीख समझते हैं, ये आरक्षण अधिकार है, ये देश में रहना, जिंदा रहना, काम करना, ये अधिकार है। ये इसको समझते हैं कि इनके तरफ से, क्योंकि इनको भीख मांगने की आदत है, आटा और बेसन मांग के ये खाते थे ना। इतने साल इनका कैसा चला चरितार्थ? हमारे घरों पर, किसानों के घरों पर आटा और बेसन मांगने वाले ये अधिकार समझते हैं भीख को। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और आज हम एक बार फिर अविनाश काकड़े जी की खिदमत में हैं। आप नागपुर से गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं और किसान सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो राष्ट्रीय मामलों में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं और अपनी बात बेबाक अंदाज में करते हैं। आज जिन दो इश्यूज पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, वो एक तो ये है कि जेनोसाइड वॉच के नाम से एक इंटरनेशनल एनजीओ है, उसके हेड हैं ग्रेगरी स्टैंटन। उन्होंने भारत में अगले 5 साल में मुसलमानों के कत्लेआम की भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि असम और कश्मीर में ये होने जा रहा है, और उन्होंने अब से पहले रवांडा में जो कत्लेआम हुआ उसकी उन्होंने फोरकास्ट की थी। इसके अलावा गुजरात के बारे में भी उन्होंने कहा था, जो 2002 में हुआ, और रोहिंग्या म्यांमार में जो उनके साथ हुआ उसके बारे में भी उन्होंने फोरकास्ट की थी। एक तो ये बहुत ही अहम इशू है जिसे हमें सही वक्त पर समझने की जरूरत है, और देश के लोगों को इस पर गौर करने की और सरकार को भी गौर करने की जरूरत है। आज का दूसरा जो इशू है वो भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया है, जिसे एफिडेविट कहते हैं, जिसमें कहा गया है कि कोरोना का वैक्सीनेशन जबरदस्ती नहीं कराया जा रहा है, और ना ही किसी भी जगह जाने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए, किसी बिल्डिंग में एंटर होने के लिए इसके सर्टिफिकेट के दिखाने की जरूरत है। और यह भी कहा गया है कि कोई किसी के भी मर्जी के खिलाफ वैक्सीनेशन नहीं हो सकता, नहीं किया जा रहा। ये दोनों बहुत ही इशू ऐसे हैं जो हमारे सबके लिए जानना समझना बहुत जरूरी है। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने समय दिया। पहले मैं जो बात करना चाहूंगा वो ये कि जो देश भर की चिंता के लिए एक ये बहुत बड़ा इशू है, जिसमें कहा गया है कि भारत में मुसलमानों का कत्लेआम, जेनोसाइड होने जा रहा है अगले 5 साल के अंदर असम और कश्मीर में। इस रिपोर्ट को आप किस तरह से देखें? नमस्कार, मैं अविनाश काकड़े बोलता हूँ। देखो, अमनेस्टी इंटरनेशनल का रिपोर्ट है, मैं बड़े गौर से देखता हूँ, सुनता हूँ उसको, क्योंकि वो बहुत सारा दुनिया में क्या होने जा रहा है और किस तरीके से होगा उसके बारे में उन्होंने बोला है। हमारे देश में एक सलमान खान की पिक्चर आई थी, जय हो। उसमें एक डैनी का डायलॉग था कि एक जज हमें कानून सिखा रहा था, हमने उसकी जुबान काट ली। एक बार हमारी कुर्सी खतरे में थी तो हमने आतंकी हमले कराए, हमारे कुछ जवान शहीद हुए, हमने जोर शोर से देशभक्ति का नारा लगाया और कुर्सी बच गई। ये बोलने की हिम्मत हमारे देश में ही कर सकता है, कोई भी कलाकार भी इस देश में कर सकता है। हमारे देश में जब लोया को मारा था तो ऐसा लग रहा था कि जुडिशियरी भी डिफेंस में चली जाएगी, पूरी जुडिशियरी डर जाएगी, मगर नहीं डरी। जुडिशियरी आज भी उनके विरोध में करती है, उनकी नकेल कसने का काम करती है। अभी वो डाबरा का जो स्वामी था, फ्रॉड स्वामी, जिसने धर्मांतरण कराया था वसीम रिजवी से, तो वो फ्रॉड स्वामी को भी जेल में डाला और 14 दिन का उसका पीसीआर हो गया। और उनके भक्त चिल्लाते रह गए कि इससे आपको मुसलमानों के वोट नहीं मिलेंगे, मुसलमान आपको वोट नहीं देगा। तो हमारे जैसे लोग उनको बोलते ही है कि वोट मार्च में खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या करोगे भाई? वोट के लिए अगर ये इस तरीके से ये
खुले सांड पालोगे, ये सुअर पालोगे, तो आपका देश नहीं बचेगा। ये बोलने वाले हमारे जैसे लोग बहुत है, हजारों की संख्या में हमारे लोग हैं, इस तरीके से बोलते रहते हैं। रही बात आपने जो बोला कि तुस्सी कम्युनिटी को 1989 में मारेंगे, ये अमनेस्टी इंटरनेशनल ने बोला था। अल जजीरा ने उसको बहुत प्रसिद्धि दी थी। आपने जो रिपोर्ट बोला है वो आकार पटेल ने इंटरव्यू लिया था और वो डाला था। अमनेस्टी इंटरनेशनल के जो डायरेक्टर है उन्होंने ये डाला है। तो 89 में तुस्सी के लिए उन्होंने रवांडा में बोला था और 1994 में 8 लाख लोगों का जेनोसाइड हो गया, मार दिए उन्होंने। तो और दूसरा रोहिंग्या के लिए बोला था, उन्होंने रोहिंग्या को भी मारा, बर्मा में मारा गया है। और हमारे यहाँ के एमएम अंसार माजी आरटीआई आयुक्त थे, उन्होंने भी बोला कि ये सलमान खुर्शीद पर हमला करने वाले जो लोग थे वो उसी तरीके से लोग पनपते हैं और इसी तरीके से ये बढ़ता है। जैसे एहसान जाफरी के घर को जला दिया था, वो केस आज तक चल रही है। सवाल ये है कि हमारे देश में ये नफरती चिंटू के विरोध में बोलने वालों की संख्या हमारी लाखों नहीं करोड़ों में है। कुछ लोग बोलते होंगे, कुछ लोग नहीं बोलते। वहां ये नहीं होता था। वहां ये ट्राइब्स का स्ट्रक्चर अलग था, धर्म भी दो ही टाइप के धर्म थे, तो उन्होंने उस तरीके से किया। ये देश की मौलिकता है कि दुनिया के मुख्य 12 धर्म और बाकी सबऑर्डिनेट ऐसे 300 धर्म है। 300 धर्मों के लोग भारत में मिल जाएंगे आपको। यहाँ कोई ऐसा नहीं है। यहाँ का जू भी यहाँ पनाह पाया था, यहाँ का शिया भी यहाँ पनाह पाया था और बहुत ढंग से सम्मान पूर्वक पनाह पाया था, सम्मान पूर्वक जीते हैं। तो वहां का बोहरा भी यहाँ जीता है और यहाँ का जो मुस्लिम जिसको अहमदिया जिसको सारे जगह निग्लेक्ट करते वो भी यहाँ जिया है, बहुत ढंग से जिया है। तो इस देश में इस तरीके से कुछ होता नहीं है। सवाल यह है कि हम एक्शन का रिएक्शन और ये सब करते जब रहेंगे तो इस तरीके से भड़काने में उनको आसानी होती है। मैं धन्यवाद देता हूं मुस्लिम समाज को कि मुस्लिम समाज ने ये 2-3 सालों में कुछ सीख लिया है, कुछ सबक लिया है कि वो उस तरीके से प्रतिक्रिया नहीं देते। मगर जिस तरीके से हमारे यहाँ कोई घटना होती है, इस तरीके से कोई फ्रॉड स्वामी निकल के आता है, कोई फ्रॉड साध्वी निकल के आती है, कोई हमारे यहाँ के नफरती चिंटू निकल के आते हैं, उसका विरोध हमारा समाज जिस मुखरता से करता, उस मुखरता से मुस्लिम नहीं करता। मुस्लिमों को यहाँ मुस्लिम कोई मारा गया तो प्रतिक्रिया देते, मगर कोई हिंदू अगर मारा गया, जैसे दिल्ली में हिंदू मारा गया था, तो उस तरीके से प्रतिक्रिया मुसलमानों ने नहीं दी। मुसलमानों को भी ये बात को सामने लाके और सामने बढ़ के करना चाहिए, क्योंकि देश सबका है, किसी के बाप का नहीं है। वो एक शायर ने बोला था कि ये देश सबका है, किसी के एक के बाप का नहीं है, किसी के बाप का देश नहीं है। सबका सेक्रीफाई रहा है इस देश को पालने पोसने में, बड़ा करने में, इसको उत्कर्ष में लाने में, सबका सेक्रीफाई रहा है। और ये देश को गांधी और बुद्ध के विचारों ने सींचा है, उनका विचार है। हमारे यहाँ जब ये हो रहा था, पूरा पाकिस्तान में जिनोसाइड कर रहे थे, तो हमारे यहाँ शेल्टर देने वाले मंदिर भी खुले थे, गुरुद्वारे भी खुले थे और हर जगह शेल्टर दे रहे थे। और गांधी जैसा नेता जिसको तमगा दिया गया था कि मुसलमानों का नेता है, मुसलमान चाहते हो, गांधी को तो मुसलमान बोलते थे हिंदू करता है और हिंदू बोलते थे मुसलमानों का है। तो इस तरीके से जो पौध है, गांधी के विचारों की जो पौध है, वो बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि ये देश पे यही विचार, इसी तरीके का विचार इस देश को आगे ले गया और आगे ले जाएगा। ये विश्व गुरु की जो बात करते हैं ना, ये नफरती चिंटू हमारे नारंगी, नागपुरी नारंगी, तो इनको भी नागपुरी नारंगियों को पता है कि ये देश झूठलरों से नहीं बना है। ये देश बनाने के लिए सच बोलने वाले 2 गुजराती वहां से आए थे, गुजरात से आए थे, वो 100% सच बोलते थे। एक का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको महात्मा बनाया हमारे देश ने और सारे लोग उनको महात्मा करके आदर देते थे। दूसरे सरदार पटेल थे, जिन्होंने 572 संस्थानों का विलीनीकरण करके ये देश बना दिया। उसके पहले देश कहां था? ये तो अलग अलग कुनबे थे, 580 590 हिस्से थे पूरे के पूरे। उस हिस्से को एक बनाने के लिए 2 गुजराती वहां से निकले थे और उन्होंने बना दिया। अब जो 2 गुजराती आए हैं, वो गुजराती झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलते। एक भी बात उनकी सच नहीं होती, इसलिए मैं झूठलर बोलता हूं। एक को तड़ीपार शाह बोलता हूं और एक को दूसरे को झूठलर बोलता हूं, क्योंकि उनके पास में सच कुछ नहीं है, बताने लायक कुछ नहीं है। ना आजादी की लड़ाई में सच कुछ बताने लायक है, ना अभी के वर्तमान शासन के 7 साल में बताने कुछ लायक है।
कुछ नहीं है इनके पास में बताने लायक, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। ये अपनी बंच ऑफ थॉट और वही फाइंड और नेशनहुड के धारा पर ही चलते रहते हैं, और ये धारा आप लोग समझने लग गए। आप देख लीजिए सोशल मीडिया पर जितना विरोध हो रहा है, जितने उनको डिफेंस में, उनके वो चिंटुओं को जितने डिफेंस में जाना पड़ रहा है, उतना डिफेंस में ये कभी नहीं गए थे। 10 सालों में पिछले नहीं गए थे ये। तो इन्होंने जो इस तरीके से काम किया है, और ये प्रयास कर रहे थे कि इस देश की जो शाब्दिक ये है, शब्द जो है, जो शब्द अभिप्रेत करते किसी बात को, तो इन्होंने प्रयास किया कि रक्षक, लुटेरों को रक्षक बना दिया जाए। लुटेरे शब्द को रक्षक, मतलब जो लूट रहे देश को, उनको हम रक्षक बोले। विकास को, विक्रय को विकास बोलने लग जाए हम, विनाश को हम विकास बोले, हम हत्या को वध बोले, डरपोक को हम बहादुर बोलने लग जाए। ये महात्मा गांधी जी को बोलते हैं डरपोक है। अरे वो अकेला निहत्था कहीं भी जाता था। तुम्हारा तो झुटलर जो है 15 मिनट मैंने ये हो गया, जिनका आपने परीक्षा लिया था 380 दिन, वो किसानों ने कभी कोई हिंसक काम नहीं किया, उनके बीच में नहीं थे आप, आपके लोगों के बीच में थे। वो तो किसान 1.5 किलोमीटर आगे था, वो पिछले एपिसोड में मैं बता चुका हूं। तो ऐसे डरपोक को आप बहादुर बनाने के लिए लगे हो, आप माफी वीर को स्वतंत्र वीर बनाते हो, देशद्रोही को देशभक्त बताते हो, दंगल को आप दंगा करवाते हो, घूसखोरी को आप दुनियादारी बोलते हो। इनके लिए घूसखोरी दुनियादारी हो गई है। ये शुक्राना, जबराना, नजराना ये लेने लिए इनके दुनियादारी है। ये बेचने को ने बचाना बोलते हैं, हम देश को बचा रहे बेच, और बोलते हैं बचा रहे। ये बेचने को बनाना बोलते हैं, मतलब हम कुछ बना रहे, देश को बना रहे, समाज को बना रहे। ये जो नाम चेंज कर देते, किसका किसका, रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किए गए, अभी पता ही नहीं चला झांसी को क्या नाम दे दिया, और हबीबगंज को क्या नाम दे दिया, कहाँ क्या नाम देंगे, क्योंकि नया कुछ बनाना नहीं इनको। ये इनको तो नामांतरण करने में ही फुर्सत नहीं है। ये हरामखोरी को तीमारदारी करते हैं, ये लूटने को बचाना बोलते हैं। आपने देखा होगा बेटी बचाओ, उसकी असमत लूट रहे ये, और उसको ये बोलते हैं कि हम बचा रहे, असमत को बचा रहे, हम बेटी बचा रहे। साधु को, यानी साधु है या शैतान है, मेरे हिसाब से वो शैतान है। हमारा मूल जो यहाँ का धर्म है, उसके अनुसार वो शैतान है, साधु नहीं हो सकते। साधु इस तरीके से नहीं होते। जिसने काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर और दंभ को साध लिया है, वो साधु है। ये तो साले सारे सभी के सभी दंभिक है, सभी के सभी क्रोधी है, कामी है, कामुक है। ये ऐसे लोग साधु नहीं हो सकते। तो ये साधु, शैतानों को साधु बोलते हैं, ये फरीबी को सज्जन बोलते हैं। ये मन परिवर्तन और मत परिवर्तन में भी फर्क नहीं समझते। ये लूट को दान बोलते हैं। ये डराने के, भगवान के नाम से डरा के ये लूटते हैं, और ये बोलते हैं ये दान दे रहे हैं। ये बकेती और डकैती में फर्क नहीं समझते। ये मुक्तखोरी और दानतदारी में फर्क नहीं समझते। ये भीड़ तंत्र और लोकतंत्र में फर्क नहीं समझते। ये लोकशाही और हुकुमशाही में फर्क नहीं समझते। ये हक और लाचारी में फर्क नहीं समझते। ये सच और झूठ में फर्क नहीं समझते। ये इज्जत और बेइज्जत, क्योंकि इनकी बेइज्जती तो होती ही नहीं है पूरी, मैंने इनकी उतार दिया है, इज्जत ही उतार दिया है सबने, इनको बेइज्जती लगती नहीं है। इतना प्रधानमंत्री को गाली कभी 70 साल में नहीं दी गई भाई साहब। सीट पे रहते हुए कोई प्रधानमंत्री इतना, और ये रोता है उसका कि मेरी देखो मैं कैसा आया था। भैया चाय बेचता था, देश थोड़ी बेचने के लिए बोला यार तेरे को। तो ये सब जो है इनको नहीं लगता है। ये खतरे की नौटंकी करते हैं, एक तरफ खतरा बोलते हैं, फिर नौटंकी करके करते हैं। ये अधिकार को भीख समझते हैं। ये आरक्षण अधिकार है, ये देश में रहना, जिंदा रहना, काम करना, ये अधिकार है। ये इसको समझते कि इनके तरफ से, क्योंकि इनको भीख मांगने की आदत है। आटा और बेसन मांग के ये खाते थे ना। इतने साल इनका कैसा चला चरितार्थ। हमारे घरों पर, किसानों के घरों पर आटा और बेसन मांगने वाले ये अधिकार समझते हैं भीख को। दोस्ती को दुश्मनी, अपने को पराया, गुनाहगार को नेता। आपने देखा होगा वहां का जो गुनाहगार है, जो संसद में बैठ के रोया था कि मेरी जान को खतरा है, वो छोटा फैंटम जो मोदी के गाड़ी के पीछे ऐसे भाग रहा था, वो छोटी सी बोतल में नहीं भर के वो लुढ़काते वैसे भाग रहा था। वो उनकी औकात दिखा दिया था मोदी ने, मगर वो उनको हम नेता बोलते हैं। ये गुनहगार है। इतिहास को ये गपबाजी समझते हैं, खतरे को ये प्रचार समझते हैं, आभासी को परिभाषी करते हैं, वास्तविकता को ख्वाब समझते हैं, सच्चाई और
सच्चाई और प्रचार में ये फर्क नहीं समझते। सत्यता और बकेती में इनके पास में कोई डिफरेंस नहीं है। नेता और अभिनेता में इन पे कोई, इनका नेता तो सबसे बड़ा अभिनेता है, अमिताभ बच्चन को भी फेल कर देगा। इसलिए अमिताभ बच्चन चुप बैठे, कुछ नहीं बोलता वो, क्योंकि उनको पता है ये बड़ा अभिनेता है और ये अभिनेता को हमने प्रधानमंत्री बना दिया। अपराधी और मंत्री में इनके पास कोई फर्क नहीं है, और गलती और गुनाह में इनको फर्क समझ में नहीं आता। जी जी जी। गलती अलग है और आपने गुनाह आपने अलग है। आपने आपने लोगों को जागरूक करने के लिए वाकई ये बहुत सी चीजें आपने मिला करके बताई हैं कि आखिर लफ्जों के मानी कितने बदल दिए, हकीकत क्या है और इसको किस तरह से पेश करते हैं। झूठ बोलने का जो 24 घंटे का चक्र है वो किस तरह से चलता है, ये बात आपने बताई। अब ये बताइए कि ये जो वैक्सीनेशन वाली बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई है कि इसमें कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है, मर्जी के खिलाफ नहीं हो रहा है, कहीं वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप भी कानून को भी काफी हद तक जानते हैं और ये सरकार कैसे काम कर रही है वो भी आप जानते देखो, पहचान पत्र को हम कहीं नहीं देंगे बोला था इन्होंने। हैं। इन्होंने बोला था अच्छे दिन लाएंगे, इन्होंने बोला था 15-15 लाख रुपए देंगे, इन्होंने इन्होंने बोला था सबका साथ और सबका विकास करेंगे। ये तो झूठ नारे देते हैं ना, ये हर चीज झूठ बोलते हैं। अब इन्होंने कोर्ट में बोल दिया है कि हम नहीं करेंगे, और इधर इनके कलेक्टर, इनके अफसर, इनके सारे के सारे लोग लगे हुए वैक्सीनेशन को। ये बोलते हैं कि हमने 90% लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया है, इतने करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन किया। ये साला सबका देश का डीएनए बदलना चाहते। आपको पता है कि वैक्सीनेशन का ये प्रभाव है कि आप सोशल मीडिया पर जाके देखिए, यंग यंग लड़के जो फिजिकली फिट थे वो अचानक हार्ट अटैक से मरने लग गए, अचानक ब्रेन स्ट्रोक से मरने लग गए, अचानक पैरालाइज होने लग गए। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 5 साइंटिस्टों ने जो सर्वे रिपोर्ट दिया है, वहां का टेस्टिंग रिपोर्ट, वो ये बोलते हैं कोविशील्ड से मरने वालों की संख्या 22% तक हो सकती है। और ये संख्या उन्होंने, साइंटिस्ट ने बोला, ये कोई किसी भगत ने नहीं बोला, किसी मठा के मठाचार्य नहीं बोला कि गोबर से ठीक हो जाएगा कोरोना, या गौमूत्र से ठीक हो जाएगा कोरोना, या थाली बजाने से ठीक हो जाएगा, या बत्ती जलाने से ठीक हो जाएगा, या फूल बरसाने से ठीक हो जाएगा। अरे ये प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लेता है, अंधश्रद्धा के विरोध में हमारे यहाँ कानून है, और कोरोना थाली बजाने से ठीक हो जाएगा, ताली बजाने से ठीक हो जाएगा, बत्ती बजाने से ठीक हो जाएगा। इससे बड़ी अंधश्रद्धा क्या हो सकती है? तो ये फ्रॉड है ना, टोटल टोटल फ्रॉड है। ये लोग टोटल फ्रॉड है, और ये धीरे धीरे फ्रॉड सामने आ रहा है जनता के। तो ये कोर्ट में क्या बोलते हैं और बाहर क्या करते हैं, इसके ऊपर कोर्ट को भी पता है। इसलिए कोर्ट बार बार बोलता है ना, बार बार उनको पूछता है कि ये कैसा होगा, किस तरीके से होगा। अभी आपने देखा, वो उनका अजय मिश्रा, टन्नू है, टुल्लू क्या नाम है पता नहीं मुझे, वो टुन्नू बोलता है, महाराज बोलता है, वो अपराधी मंत्री कायम रखा। और उनको, दूसरे को अपराधियों की पार्टी बोलने में इनको शर्म नहीं आती। किसानों को मारने वाला आपका मंत्री बन बैठा है, और वो मंत्री को आप सुरक्षा देते हो। इनका तड़ीपार शाह उसके साथ में प्रचार करता है, हाथ ऊपर करके उसके साथ में एकता दिखाता है। तो ये इनके कथनी और करनी में फर्क है, इनको नहीं समझता है। धर्म और धंधे में फर्क नहीं समझता, जिनको जिनको बाकी फर्क कैसे समझेगा। ये झूठे एफिडेविट कोई भी देते, किसी भी तरीके के एफिडेविट देते। ये आंदोलन कर रहे थे, किसानों को एमएसपी का हम दुगना देंगे, किसानों की दाम दुगना करेंगे। इन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि ये पॉसिबल नहीं है। इन्होंने बोला था कि काला धन वापस आएगा, हम नोटबंदी करेंगे, काला धन भी वापस आएगा, और ये सारे आतंकवादी और ये सारे जो खालिस्तानवादी और सारे समाप्त हो जाएंगे। कहाँ समाप्त हुए? ना काला धन समाप्त हुआ। इनको तो पता था कि ये दांत खाज खुजली मिटाने का मलहम है, और वो उनकी मिट गई। ये लोग इनकी भक्ति कर रहे थे। 11,000 व्यापारियों ने आत्महत्या की। जो इनके सबसे ज्यादा मुखर प्रचारक थे वो आत्महत्या कर रहे। ये इनको समझ में आएगा। अच्छा, एक बात काकड़े जी मैं समझना चाहूंगा, एक आम आदमी जो सरकार अदालत में जाकर के कह रही है, क्या इस बात के लिए दबाव डाल सकती है कहीं सरकारी सिस्टम में जाकर के, अगर उसके साथ जबरदस्ती हो सर्टिफिकेट दिखाने की या वैक्सीनेशन कराने की? आम आदमी इससे कैसे कोई फायदा उठा सकता है? क्या कुछ हो सकता है? क्या कहीं कोई बाकी अदालतें अब के बाद में लोगों की शिकायत सुन लेंगी अगर ऐसी कोई शिकायत आई तो? ये हर एक व्यक्ति ने, सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश है आपके सोशल मीडिया पर, इसी इसमें आप डाल दीजिए।
उसकी फोटो डाल दीजिए। हर एक को बताइए कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपियां अपने पास रखे, जहां भी ये शक्ति हो आदेश दिखा दे, और वो अगर नहीं मानता है तो उससे लिखवा के ले ले, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। तो इनको समझ में आ जाएगा। हमारे आपको पता है किसान ब्रिगेड के संस्थापक अध्यक्ष जो है हमारे प्रकाश पोहरे जी, और प्रकाश पोहरे जी ने तो पूरा महाराष्ट्र में कैंपेन चला रखा है ये कोरोना के वैक्सीनेशन के विरोध में और इसके विरोध में, क्योंकि वैक्सीनेशन आपका डायरेक्ट डीएनए बदल रहा है, डीएनए पे अटैक कर रहा है, आपके ऑर्गन पे अटैक कर रहा है। तो ये डीएनए बदलने वाली बात छोटे बच्चों को दी जा रही है, उसके विरोध में हम कैंपेन कर रहे हैं। वहां के हेल्थ मिनिस्टर से जब बात किया उन्होंने कि भाई ये कैसे हो रहा है, या आप सख्ती नहीं है बोलते, एक तरफ बोलती सरकार सख्ती नहीं है और दूसरी तरफ आपका कलेक्टर बोलता है कि आपको राशन कार्ड नहीं मिलेगा, स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, स्कूल में आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ऑफिस में एंट्री नहीं मिलेगी, मॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। तो बोला ये सर्कुलर गलत है, जिन्होंने निकाला उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। तो आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की और 3 पार्टियों की सरकार है और उनके कलेक्टर आदेश निकाल रहे हैं, उनके ऊपर कलेक्टरों के ऊपर एक्शन लेना पड़ा महाराष्ट्र सरकार को, उनको नोटिस देना पड़ा। उसका कारण था कि मोदी ने डायरेक्ट यहां से फोन किया था। अब ये देश में जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है फेडरल स्ट्रक्चर का, वो फेडरल स्ट्रक्चर का काम भी तोड़ने का यही काम कर रहा है, नौटंकी करने का काम करता है, डायरेक्ट कलेक्टरों की मीटिंग करता है सरकार के, क्योंकि आपके यहाँ आईएएस और आईपीएस कैडर जो होता है वो केंद्र के अधीन होता है। उनको स्टेट गवर्नमेंट खाली ट्रांसफर कर सकती है, उनको ये नहीं कर सकती, नौकरी से निकाल नहीं सकती, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकती, वो केंद्रीय सरकार का संरक्षण है उनको। तो ये संरक्षण के वजह से वो डायरेक्ट इनके कनेक्ट में रहते हैं, और ये केंद्र सरकार उसकी उसका दुरुपयोग करके स्टेट गवर्नमेंट के सारे अफसरों को अपने तरीके से चलाने का प्रयास करते हैं। तो ये दुर्भाग्य है। अच्छा काकड़े जी अभी चूंकि 5 राज्यों में इलेक्शन का माहौल है और इलेक्शन बड़े गैर मामूली हालात में हो रहे हैं, प्रोटोकॉल लगा दिए गए हैं, अपोजिशन के लोगों को परेशानी हो रही है, वर्चुअल कैसे रैली हो क्या हो वो एक सवाल है। लेकिन मैं अब आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि अब ये बात तो तकरीबन हर हफ्ते लोगों को अपडेट करने की जरूरत है कि 5 राज्यों में इलेक्शन का अब आने वाले वक्त में क्या रुख होने वाला है, क्या नतीजा आने वाला है। देखो कैसा है कि पंजाब के सीएम ने और उसके पहले पंजाब के बीजेपी प्रेसिडेंट ने लिख दिया इलेक्शन कमीशन को कि हमारा जो ये होगा इलेक्शन की तारीख है उसको बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपको पता है वैलेंटाइन डे के दिन इन्होंने गोवा में, उत्तराखंड में और पंजाब में वोटिंग रखा है। उसके एक दिन बाद रविदास जयंती है, जो चन्नी है उनके उनके कम्युनिटी के सारे जो मजहबी सिख कहलाते हैं वो सारे कम्युनिटी के लोग वहां बनारस में दर्शन के लिए जाते हैं। तो उनको लगता है वोटिंग नहीं होगी, इनको लगता है इस तरीके से इनके जो लप्पू झन्ना है बीजेपी के, जो लप्पू झन्ना वो 14 अप्रैल मनाएंगे कि 14 फरवरी मनाएंगे कि इनके वोटिंग करने जाएंगे, तो उनको भी समझ में आ गया। मगर ये हर चीज में अपना फायदा ढूंढते हैं। आपको पता होगा कि इनके वर्चुअल मीटिंग जो है गत 6 महीने से 8 महीने से चल रही है, क्योंकि इनका कार्यकर्ता हर जगह का पन्ना प्रमुख भी वर्चुअल से कनेक्ट है। और मैंने अभी पता किया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पहले फेज में है, 30% लोग भी उनके जो कार्यकर्ता है पदाधिकारी, इवन मतलब जयंत चौधरी के पार्टी के 30% पदाधिकारी ही से ज्यादा वर्चुअल इसमें वो कनेक्ट नहीं है। तो ये बहुत कठिन बात है, ये जो हो रहा है अनमैच तरीके से चुनाव हो रहे जिसमें समानता नहीं है। समानता होनी चाहिए चुनाव में, तो ये समानता नहीं है, क्योंकि प्रचार प्रसार करते वक्त सारा प्रचार अगर वर्चुअल के माध्यम से रहेगा तो उस वक्त अंबानी का नेटवर्क ही नहीं रहेगा। सबसे ज्यादा जियो नेटवर्क है, वो नेटवर्क नहीं रहेगा, नेटवर्क डाउन कर दिया जाएगा तो ये प्रचार नहीं कर सकेंगे। और इनके लोग वैसे ही 30% है उसके ऊपर, तो उनके 100% पन्ना प्रमुख उसके ऊपर है, तो उनको इंस्ट्रक्शन मिलते रहेंगे, इनको इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेंगे। ये मिसमैच है, और ये मिसमैच के लिए वो चाहते हैं कि ऐसा चुनाव हो जाए जिसमें 80 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनका, या बीमार लोग हैं उनका वोटिंग मत पत्रों से द्वारा हो। अब इतनी बड़ी मशीनरी, सरकारी मशीनरी जाने को तैयार नहीं होगी, और जिनके वर्कर है वो लोग ये करेंगे। इनके पास में मॉब है, बाकी पार्टियों के पास में मॉब खड़ा होता है, इनके कार्यकर्ता नहीं है। अभी मैंने जब बात किया तो जयंत चौधरी के पार्टी में या और भी समाजवादी पार्टी में इनके पास में भीड़ है,
मगर जो एक्चुअल वोटिंग निकालती है उनके पास में वो भीड़ भीड़ है, मगर वोटर वो नहीं है। जो कार्यकर्ता होता है घर घर से वोट निकालेगा वो नहीं है। और कार्यकर्ता कांग्रेस की हालत तो इससे ज्यादा खस्ता है, उनके पास में तो है ही नहीं, वर्कर है नहीं। कांग्रेस के नेता ये बोलते हैं कि हमारी कैडर की पार्टी नहीं है। भैया कार्यकर्ताओं की तो पार्टी है ना प्रभु। कार्यकर्ताओं की अगर पार्टी होगी तो जो कार्यकर्ता बूथ पे खड़ा रह के बोलता है कि भैया छोड़, मेरे तरफ देख के तुझे वोट देना होगा क्योंकि मैं तेरा काम करता हूं, वो कार्यकर्ता पूरा मिसिंग है। और ये बहुत सारी पार्टियों में ये इनके लिए बेनिफिट्स है। और ये वर्चुअल इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट उसको मिलेगा, क्योंकि गैर समानता पर ये आधारित ये चुनाव हो रहा है। और ये कोरोना के काल में 3 महीने टाल देते क्या बिगड़ता था, मगर उनको पता है कि हम यहाँ बेनिफिट ले सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन तो माशाअल्लाह हमको बोलने की जरूरत ही नहीं है, प्रधानमंत्री के घर में जाके हाजिरी लगाते हैं। हाईकोर्ट का मैंने बोला था ना, हाईकोर्ट के जज ने सरकास्टिक कमेंट्स किया था कि इस देश में इलेक्शन कमीशन तो है नहीं, जो तय करना है वो मोदी जी तय करेंगे, और मोदी जी ने तय कर लिया है। फिर भी लोगों का हुजूम है, लोगों का विरोध है, तीव्र स्वर में विरोध है। आपने देखा होगा कि 3 मंत्री और करीबन 10-12 एमएलए भाग गए। अब ये बोलते हैं कि उनके टिकट कटने वाले थे इसलिए भाग गए, वो बोलते हैं कि हमारे तरफ ये आ गए। तो ये सब चलते रहेंगे, ये राजनीतिक उठापटक है। इसमें हमको तय करना पड़ेगा, हम जैसे लोगों को तय करना पड़ेगा कि इस देश में किस विचारधारा को हमको रखना है और किस विचारधारा को हमको पराजित करना है। तो आपको क्या लगता है, पांचों राज्यों में से कितने राज्यों में बीजेपी आ जाएगी या नहीं आएगी, या कौन किसके, कुछ कुछ लगता है, अभी कुछ बता सकेंगे? देखो, अगर वोट की चोरी नहीं की तो 5 राज्यों में बीजेपी नहीं आएगी। और फिर ये बोलेंगे कि वोट की चोरी, अभी से ये पराजित वाली बात बोल रहे हैं। मैं पराजित वाली नहीं बात बोल रहा हूं, मैं आपकी जगलरी की बात बता रहा हूं। ऐसा होता है कि फ्रंट में अन्य वॉर में जीत जाते हैं और टेबल पे आके हार जाते हैं, तो पराजित मानसिकता नहीं होती। मैं सतर्क आगाह कर रहा हूं, मैं वर्कर्स को आगाह कर रहा हूं, मैं लोगों को आगाह कर रहा हूं कि आपकी ऐसी ना हो हालत। इसलिए आपको सजग रहना पड़ेगा, बूथ पर आपका कब्जा रखना पड़ेगा। और जब तक बैलेट बॉक्स बंद नहीं होता, बैलेट बॉक्स एक जगह इकट्ठा होके उस पर सील नहीं लग जाता, जब को आपको वहां पहरा देना पड़ेगा। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपसे आज 2-3 इश्यूज पर बात हुई, बहुत ही अहम। एक तो वो जेनोसाइड वॉच वाली जो रिपोर्ट है वो बहुत ही एक तरह से चिंता की बात है, उस पर आपने अपनी बात रखी और बताया कि ये देश अलग किस्म का देश है और यहाँ यहाँ ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, और अलग अलग धर्मों के लोग बाकायदा एक साथ हैं और रहेंगे, और जो ये नफरत वाले लोग हैं उनकी तादाद बहुत कम है। दूसरी बात जो आपने बताई वैक्सीनेशन के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है सरकार की तरफ से, उसमें फिर आपने बताया कि वो कहां-कहां झूठ बोलते हैं, और आपने पूरी एक लिस्ट भी बता दी कि क्या-क्या टर्मिनोलॉजी है जिसको कहा कुछ जाता है और क्या कुछ जाता है। इसके अलावा 5 राज्यों में जो कुछ होने जा रहा है वो भी आपने मैं बताया, और खास मैं तौर पे आपसे मैं आपसे 2-3 मिनट और लेना चाहूंगा। जी बताइए बताइए। क्या हो गया है कि ये 70 साल बनाम 7 साल बोलते रहते हैं हाँ। हर वक्त। ये बहुत उनका प्रिय जुमला है। हम्म। ठीक है, तो 70 साल में हमारे देश में संविधान बना, भारत का निर्माण हुआ, 572 संस्थानों का विलीनीकरण हुआ, भाखड़ा मंडल जैसे डैम बने, भिलाई जैसे स्टील प्लांट, गेल सेल भेल इसरो सबका निर्माण हुआ। जय जवान जय किसान का सम्मान हुआ, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति साकार हुई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और राजाओं के विशेष अधिकार की समाप्ति हुई। 18वें साल में युवाओं को मतदान का अधिकार मिला, 33% महिला आरक्षण मिला, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था हुई, संगीनीकरण हुआ, खाउजा की स्थापना हुई। खाउजा मतलब खासगीकरण, उदारीकरण और जागतिकरण, उसका स्थापना हुई। अन्न सुरक्षा कानून हुआ, आरटीआई का कानून हुआ, शिक्षा का अधिकार हुआ, आदिवासियों को जमीन के पट्टे मिले, मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार मिशन हुआ, आधुनिक जमीन अधिग्रहण कानून आया कि जिसमें किसानों को मुआवजा बहुत ढंग से मिलना चाहिए, और कृषि कर्ज माफी हुई जो बड़े स्तर पर हुई थी। अब 7 साल में क्या हुआ, डिस इन्वेस्टमेंट की मिनिस्ट्री मिली, डिस इन्वेस्टर का दौर आया, रेल गेल भेल सेल जल जंगल जमीन सब बेच दिया, बैंकों को बेच दिया, सारी सरकारी और अर्ध सरकारी कंपनी बेच दी, आरक्षण समाप्ति की ओर है, सरकारी नौकरियां समाप्ति की ओर है, शिक्षा रोजगार के अवसर और अधिकार समाप्त हो गए, नोटबंदी से सारा व्यापार तबाह हो गया,
जीएसटी को त्रिस्तरीय व्यापार और वो सब बनाने के लिए व्यापारियों को आत्महत्या करने की जरूरत आ पड़ी, आत्महत्या का दौर चलने पड़ा। दूसरा 370 और 377 से शांति समाप्त कर दी इन्होंने। कृषि काले कानून के कृषि का व्यवस्था समाप्त करने का इन्होंने प्रयास किया। ये इनके 7 साल की उपलब्धि गिना रहा हूं। आर्थिक असमानताओं का दौर, मतलब आपको पिछले इसमें बताया था मैंने कि कितना प्रतिशत संपत्ति 1% लोगों के हाथ में आ गई और 50% लोगों के हाथ में 2% से कम संपत्ति बच गई है। ये आर्थिक असमानता का दौर चला। धार्मिक असहिष्णुता में वृद्धि हुई। ओबीसी आरक्षण की समाप्ति हो गई। जो उस वक्त दिया था महिला आरक्षण और ओबीसी आरक्षण, उसको समाप्त किया इन्होंने। हिटलर का शासन और हिटलर की फौज निर्माण हो गई। रिजर्व बैंक के रिजर्व फंड में 70 साल में कभी पैसा हमने ड्रॉ नहीं किया था। रिजर्व फंड से हमने रिजर्व फंड से पैसा ड्रॉ कर लिया। उसके बाद में गुटनिरपेक्ष का नेता का तमगा हमको मिला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 150 देशों से ज्यादा देशों का गुटनिरपेक्ष बनाया था और उसका नेतृत्व भारत के पास था। अब हमारे पास में नेपाल और भूटान भी हमको नेता नहीं मानते, वो किसी और की तरफ देखने के लिए बाध्य है। और महामारी का गैर व्यवस्थापन और मौत का तांडव हमने देखा है। ये इनकी 7 साल की उपलब्धि है। कोई कुछ भी कहे, दुनिया सच बोलती है और सर्वे भी सच बोलते हैं और लोग भी सच बोलते हैं। इसको समझ लो, जाग जाओ और इनको घर भगाओ। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वो झुटलर वाली बात जो है वो हर तरह से साबित कर दी अपने इस पूरे एक स्टेटमेंट में, और क्या खोया क्या पाया वो सब कुछ आपने गिनवा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया पर और बहुत लंबी बात नहीं हो सकती, आपकी बातें हमेशा बहुत ही दिलचस्प होती हैं, बेबाक होती हैं, इसीलिए हम आपको अपने दर्शकों तक पहुंचाने की, आपकी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।